इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें यू वी एफ कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम सीखेंगे। चिन्ह परिपाटी, ऊंचाई कब धनात्मक होती है, जो प्रतिबिंब हमें मिलता है वो उसकी हाइट नेगेटिव कब होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और साथ के साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि आवर्धन धनात्मक कब होता है और आवर्धन ऋणात्मक कब होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें आप, और ये कक्षा 10 कक्षा 12 दोनों के लिए ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ के साथ ही दोस्तों ये कंपटीशन एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पटवारी हो गया, सब जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, अन्यथा एक भी चीज़ मिस हो गई तो ये चैप्टर पूरा मिस हो जाएगा आपके लिए, और इतनी मेहनत जो हमने मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में वो व्यर्थ हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है कि जो बिंब है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि दर्पण पर बिंब से प्रतिबिंब बाईं ओर आपतित होता है। देखिए दोस्तों, ये बाईं ओर इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे लिए सहूलियत हो। वैसे अगर हम बिंब को दाईं तरफ भी रख सकते हैं तो सारी जो चिन्ह परिपाटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, बिकॉज हम अभी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर हम बाईं तरफ हमेशा वस्तु को रखेंगे। ठीक है, तो वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। देखिए एक बार डायग्राम देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर आपको एक दर्पण है, दर्पण की पॉलिश कर रखी है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी वस्तु वो इस तरफ रखी गई है, यानी बाईं तरफ रखी गई है। ठीक है, और जब बाईं तरफ वस्तु रखी जाएगी तो इसके द्वारा जो आपतित प्रकाश किरणें हैं, जितनी भी दूरियां मापी जाएगी, जैसे v हो, u हो या f हो। u क्या होता है दोस्तों? u होता है बिंब की दूरी, ठीक है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, और f होता है फोकस दूरी। ये सब दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी दर्पण का एक तरीके से ज्यामितिक केंद्र देखा जाए तो वो ध्रुव है, जिसको हम किससे इंगित करते हैं? P से इंगित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि हमें वस्तु कहाँ लेनी है, वस्तु दर्पण के बाईं तरफ लेनी है, या हम कह दें जो उसका प्रकाशिक तल है दर्पण का उसके सामने लेनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। सभी दूरियां कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, यानी दाईं तरफ यदि हम बात करें चिन्ह परिपाटी की, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है दोस्तों, हम एक अक्ष बनाते हैं, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। इस तरफ मापी जाने वाली सभी दूरियां कैसी होती है? नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा यहाँ पर 0 लिखा जाता है मूल बिंदु पर, फिर यहाँ पे -1 -2। तो बाईं तरफ जितनी भी दूरियां मापी जाएगी ध्रुव से, ध्यान रहे उसका शुरुआती बिंदु क्या रहेगा? ध्रुव रहेगा। तो वो कैसी आएगी? नेगेटिव मानी जाएगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। और दर्पण के दाईं तरफ जो भी राशियाँ होगी, भले वो प्रतिबिंब की दूरी हो, वो सब कैसी मापी जाएगी? धनात्मक मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है आपके, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर यानी प्लस वाई अक्ष की ओर मापे जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। जैसा कि आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है दोस्तों, इसमें क्या होगा? वाई अक्ष पर मापी जाने वाली सभी दूरियां कैसी होगी? धनात्मक होगी। और नीचे की तरफ मापी जाने वाली सभी दूरियां कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। क्योंकि हमने दर्पण को इस प्रकार रखा है, यानी प्रकाशिक तल इस तरफ रखा हुआ है, इस तरफ पॉलिश करी हुई है। ठीक है, यहाँ वाली जितनी भी दूरियां हैं वो सब कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। और इस तरफ वाली सभी दूरियां कैसी होगी? धनात्मक होगी, धनात्मक मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। पांचवा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर यानी -y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां कैसी मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। तो ये दोस्तों चिन्ह परिपाटी है। एक बार वापस रिवाइज कर लो इसको, ताकि चिन्ह परिपाटी आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, एक दूसरा एस्पेक्ट भी, जो दूसरा पहलू है, अगर हम दर्पण को घुमा दें
तो उससे संबंधित भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं जब वस्तु को बाई तरफ रखी जा रही है। ठीक है, जब वस्तु को बाई तरफ रखेंगे, ये आपका दर्पण हो गया दोस्तों। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। जितनी भी दूरियां मापी जाएगी, जैसे हमें वस्तु यहाँ रखनी है, ठीक है, तो यहाँ ये इसका मूल बिंदु हो गया, जिसको अपन किससे इंगित कर रहे हैं, पी से इंगित कर रहे हैं। इस तरफ मापी जाने वाली सभी दूरियां कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और इस तरफ मापी जाने वाली, यानी दाईं तरफ मापी जाने वाली सभी दूरियां कैसी होगी, धनात्मक होगी। वस्तु की ऊंचाई, ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ पर वस्तु कहाँ है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई को प्लस माना जाएगा। ऊंचाई को कैसा माना जाएगा दोस्तों, प्लस माना जाएगा। और अगर इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, ठीक है, तो चूंकि वो मुख्य अक्ष के नीचे है, दैट्स वाई उसकी ऊंचाई को ऋणात्मक मापा जाएगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखते हो तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाएगा, दर्पण के सामने रखा जाएगा। तो दैट्स वाई u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यानी बिंब की दूरी हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें दर्पण की फोकस दूरी की, तो देखिए देखो यहाँ पर ये दर्पण है। ठीक है, अब देखिए दर्पण की फोकस दूरी यही सामने ही होगी। देखो दोस्तों, वास्तविक अगर मैं इसको पूरा गोला बनाऊं तो यही कहीं इसका केंद्र आएगा, तो यहाँ फोकस दूरी मापी जाएगी। ठीक है, यह फोकस दूरी है। और फोकस दूरी देखिए दोस्तों, दर्पण के कहाँ है, सामने की तरफ है, यानी बाईं तरफ है। अब बाईं तरफ है तो फोकस दूरी भी कैसी होगी दोस्तों, ऋणात्मक ही मापी जाएगी। तो u नेगेटिव हो गया दोस्तों। ठीक है, और फोकस दूरी भी कैसी हो गई दोस्तों, नेगेटिव हो गई। कैसी हो गई, नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो देखिए उत्तल दर्पण के बारे में अपन इसके बारे में विस्तृत अध्ययन थोड़ा सा इसके बाद वाले पॉइंट में करेंगे। अभी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसका मैं डायग्राम बना ही देता हूँ उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण हमने बनाया सॉरी, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, हमने वस्तु को कहाँ रखना है, बाईं तरफ रखना है। बाईं तरफ रखोगे तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसी मापी जानी है दोस्तों, नेगेटिव लेनी है हमारे को। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी वक्रता को देखा जाए तो इसका केंद्र, इसके फोकस दूरी इस तरफ आएगी। ठीक है, यानी वास्तविक रूप से इसका जो फोकस है वो इस तरफ है, जो हमारी वस्तु के लिए आभासी है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस होगा तो आपको पता है दोस्तों, ध्रुव से दाईं तरफ मापी जाने वाली सभी दूरियां कैसी मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। दैट्स वाई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक मानी जाती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक दैट ये पॉइंट आपका चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। एक बार वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को हल्का सा बैक करके आप वापस इस पॉइंट को देख सकते हो, ताकि हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने में हमें आसानी हो और जो भी पॉइंट्स हम समझेंगे वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की। ठीक है, अब देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र एक संबंध है v, u और f के मध्य, यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के मध्य एक संबंध है। और दर्पण के लिए दोस्तों देखिए, दर्पण के लिए यहाँ पर जो संबंध है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप, 1/f लिख लिया आपने, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दोस्तों यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं लेंस सूत्र के अंदर। दर्पण सूत्र के अंदर यहाँ प्लस का चिन्ह आता है दोस्तों, और लेंस सूत्र में यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन सी राशियाँ क्या क्या हैं उसको देख लीजिए आप। यहाँ पर जो u v है, ठीक है, v है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, u बिंब की दूरी है और f फोकस दूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों दर्पण सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, अब है आवर्धन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। किससे लिखा जाता है, छोटे वाले m से। तो आवर्धन है क्या, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक प्रसार है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है अथवा बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। तो सिंपलेस्ट अगर हम किसी परिभाषा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई
देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन है। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, m इज इक्वल टू, अगर मैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से व्यक्त कर रहा हूँ और बिंब की ऊंचाई को अगर h से व्यक्त कर रहा हूँ तो m इज इक्वल टू हो जाएगा h डैश अपॉन h। ठीक है, अगर h डैश, ध्यान दें दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, अगर h डैश बराबर हो h के, तो ध्यान से देखोगे तो दोनों का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी कि दोनों का जो अनुपात है कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। दैट्स वाई यहाँ इस केस में m बराबर कितना होगा, 1 होगा। अगर ऐसा हो कि h डैश बड़ा हो h से, यानी प्रतिबिंब बड़ा हो वस्तु से, तो प्रतिबिंब बड़ा है इसलिए क्या होगा, जो आवर्धन है वो भी कैसा होगा, बड़ा होगा 1 से। यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा हो वस्तु से, उस स्थिति में आवर्धन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से छोटा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप जानते हो बेटा कि यदि प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो, तो m का जो चिन्ह आता है वो ऋणात्मक आता है, नेगेटिव माना जाता है, ये वास्तविक के लिए होता है। और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो m धनात्मक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही अगले पॉइंट पर आते हैं हम। तो आवर्धन वाला पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है दोस्तों जिसमें हम इसी के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आवर्धन है क्या, तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, जिसे h, अगर देखिए यहाँ पे हमने पहले h डैश और h से व्यक्त किया था। ठीक है, अब ये इसकी जगह पे दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे HI और HO बोल रहा है, यहाँ पे I से इंडिकेशन है इमेज का और O से इंडिकेशन है ऑब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, इमेज यानी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो चिन्ह आता है दोस्तों, अगर मैं V और U के रेस्पेक्ट में बात करूँ इसकी, तो आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये कंप्लीट फॉर्मेट याद रखो दोस्तों। देखो, आवर्धन जब बेसिक पूछा जाए, जिसमें ना दर्पण का नाम लिया जाए ना लेंस का नाम लिया जाए, तब तो बहुत ईजी है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है उसी को ही आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अगर दर्पण और लेंस की बात की जाए तो दर्पण के लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, इसका जो कंप्लीट फॉर्मेट है उसमें माइनस v अपॉन u भी आएगा, और ये अनिवार्य है। और इसमें जब ये आवर्धन से संबंधित कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आता है तो इसी फॉर्मूले का हमको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे पहले पॉइंट्स की बात करी थी हमने, वापस रिवाइज कर देते हैं। m ऋणात्मक होगा, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, मतलब रियल होगा। ठीक है, रियल इमेज बनेगी। और m अगर धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी मतलब वर्चुअल होगा। कैसा होगा दोस्तों, वर्चुअल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, यदि HI और HO यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन m इज इक्वल टू 1, यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यदि h डैश, जस्ट ए मिनट, HI बड़ा हो HO से, उस केस में m का मान बड़ा होगा 1 से। और यदि प्रतिबिंब का आकार छोटा हो वस्तु के आकार से तो m भी कैसा होगा, छोटा होगा, मीन्स प्रतिबिंब से छोटा है। ठीक है, अब आवर्धन की चिन्ह की बात कर लेते हैं। ठीक है, समतल दर्पण की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों ये। ठीक है, देखिए, तो समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है, +1 होता है। अगर आप समतल दर्पण में कोई अपना प्रतिबिंब देखते हो तो जैसे आप हो वैसा ही उसमें दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, साइज़ में कोई 19-20 का फ़र्क भी नहीं होता है। अगर आपका एक वास्तविक रूप से एक बिल्कुल अच्छा समतल दर्पण है जिसमें कोई भी डिसऑर्डर ना हो, ठीक है, कुछ भी उसका उभार कम या ज़्यादा ना हो, प्लेन शीट होनी चाहिए, उस केस के अंदर आप जैसे हो वैसा ही दर्पण के अंदर समतल दर्पण में आप दिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बराबर होगा, दोनों की हाइट कैसी होगी, सेम होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो आवर्धन है
उसका मान भी हमेशा कैसा होता है, 1 होता है दोस्तों, ठीक है। और चूंकि ये कैसा है प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी m इज इक्वल टू +1 होगा। m इज इक्वल टू कैसा होगा, +1। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं हम। यदि m धनात्मक हो तो m छोटा है 1 से, ठीक है, तो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। यदि m धनात्मक है यानी और परिमाण की बात करें तो m बड़ा है 1 से, तो दर्पण अवतल है। ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स में आपके या वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। यदि m बराबर ऋणात्मक है तो दर्पण कैसा है, अवतल है। ठीक है, तो ये तीनों केस हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ ही कुछ हम प्रश्नावली की बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों प्रश्नावली की बात करते हैं। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है, और आभासी, यहाँ भी जो प्लस का चिन्ह है वो दर्शाएगा कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का बनता है और दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण कौन सा है, और बताइए उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, एक वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक है, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक है और जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब के आकार का है, और दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इसने ये नहीं कहा कि वो उल्टा बना या सीधा बना। तो देखिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर है, यानी कि यह अवतल दर्पण के लिए कौन सा केस है, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, सी पर रखी जाए, वक्रता केंद्र पर रखी जाए। कहाँ पर रखी जाए, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, वक्रता केंद्र या जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी हो जाती है। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू R/2। एक बार क्लियर कर देता हूँ पूरी स्लाइड को, ये क्लियर कर दी दोस्तों। अब देखिए, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/2, बिकॉज यहाँ पे R कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दिया है, इसमें हमें 2 का भाग लगाना है, तो फोकस दूरी बराबर आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों आंसर, आप सोच रहे होंगे यहाँ ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कौन सा दर्पण था ये दर्पण था आपके अवतल दर्पण। कैसा दर्पण था, अवतल, अवतल, ठीक है भाई, लिख दिया अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। तो दैट्स वाई कंप्लीट नोटिफिकेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कारण बताइए। अच्छा, कारण बताना भैया, ठीक है, कारण बताना है कि हम सौर भट्टियों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोलर भट्टियों के अंदर सॉरी, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण। क्यों किया जाता है, ताकि प्रकाश पुंज को एक जगह पर केंद्रित किया जा सके और उच्च ऊर्जा प्राप्त की जा सके। यानी सौर ऊर्जा को जब अवतल दर्पण पर आपतित करेंगे तो मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरणें कहाँ केंद्रित हो जाती है, फोकस पर, तो हमें ऊर्जा कैसी मिलती है, ज़्यादा मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, वाहनों में पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। तो पश्च दृश्य के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि पीछे का दृश्य विस्तृत दिखाई दे, थोड़ा बड़ा पृष्ठ दिखाई दे हमारे को, और साफ सुथरा डायग्राम दिखाई दे, प्रतिबिंब साफ दिखाई दे, और जैसे वहाँ की उनकी जो वास्तविक स्थिति है उससे और भी ज़्यादा क्लोज दिखाई देते हैं, नज़दीक दिखाई देती है। यानी वस्तु जितनी भी पीछे हैं उनके प्रतिबिंब नज़दीक बनते हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है और बहुत ज़्यादा एरिया कवर होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है,
बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जब अवतल दर्पण का इस्तेमाल शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए शेविंग दर्पण के लिए, शेविंग दर्पण के लिए। ठीक है, तो आपको पता है शेविंग दर्पण के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और अवतल दर्पण के लिए हमारे को जब प्रतिबिंब कैसा चाहिए, पहली चीज़ सीधा चाहिए। कैसा चाहिए? सीधा चाहिए। अब सीधा कब बनेगा? जब वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में होगी। वस्तु कहाँ होगी? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। तो शेविंग दर्पणों जब उपयोग किया जाता है तो बिंब की स्थिति होनी चाहिए P व F के मध्य। ठीक है, इस स्थिति में ही हमारे को एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कभी आपने देखा कि भाई आपको उसके अंदर आप उल्टे दिखाई दे रहे हो अवतल दर्पण के अंदर? नहीं, बिल्कुल सीधे दिखाई देते हो। ठीक है, तो दैट्स वाई अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और तो अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, हम ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में होने चाहिए। अब बात करते हैं टॉर्च और सर्च लाइट में जब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टॉर्च और सर्च लाइट में जब इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों देखो हमें क्या करना होता है। टॉर्च का इस्तेमाल होता है कि प्रकाश को अत्यधिक दूरी पर भेजा जा सके। प्रकाश पुंज एक तरीके से कैसे होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यदि उसकी जो लाइट है, ठीक है, ये कहाँ होनी चाहिए, सर्च लाइट वगैरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो होनी चाहिए फोकस दूरी पर। कहाँ होनी चाहिए? फोकस दूरी पर। ठीक है दोस्तों, ताकि क्या होता है उसका जो प्रकाश आएगा बल्ब का वो क्या हो जाएगा, इसे टकराने के बाद समांतर हो जाएगा। यानी फोकस बिंदु से गुजरने वाला प्रकाश सीधा हो जाएगा, समांतर हो जाता है मुख्य अक्ष के, और ज़्यादा दूरी तक संप्रेषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो लिख सकते हो दोस्तों, अवतल दर्पण का जो फोकस मुख्य फोकस होता है वो ऐसा बिंदु है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है। तो प्रकाश किरण जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसी बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। यहाँ से गुजर जाती है फोकस बिंदु से। ठीक है, नेक्स्ट है, और हाँ अगर आपको चिन्ह की बात करनी है यहाँ पे तो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कैसा होगा, फोकस जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होती है। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या दे रखी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए ना हमारे को उत्तल दर्पण वाला टंटा दिया है ना अवतल दर्पण वाला, तो दैट्स वाई इसने सिर्फ एक ही नाम दिया है गोलीय दर्पण, जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी आपको चिन्ह परिपाटी काम में नहीं लेनी है, प्लस माइनस काम में नहीं आएगा। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? R = 20 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों। और पूछ रहा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? R/2। 20 में जब आप 2 का भाग लगाओगे यू विल गेट 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो दैट्स वाई एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर आपको जवाब आता है फिर भी एक बार जवाब को सुनिए, क्या पता कुछ नया सीखने को मिले। और फैक्ट है बेटा, आपसे 2 चीज़ ज़्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ओके, उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा प्रतिबिंब बनाना है, आवर्धित प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये कौन से केस में होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण में होता है? उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आवर्धित होता है, सीधा होता है। आवर्धित प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा मिलेगा? आभासी प्रतिबिंब भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपके दिमाग को झंझोड़ देंगे ये क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है? फोकस दूरी धनात्मक हो, तो फोकस दूरी धनात्मक हो तो ये कौन से दर्पण के लिए होता है दोस्तों? ये होता है उत्तल दर्पण के लिए। कौन से दर्पण के लिए होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, जस्ट ए मिनट, किसके लिए होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण के लिए। कैसे होगा एक बार वापस अपन देख लेते हैं इस चीज़ को। ये हमने एक
उत्तल दर्पण बनाया दोस्तों, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। अब वस्तु को कहाँ रखोगे, बाईं तरफ रखोगे। इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, इस तरफ हुई, जहाँ इसका गोल गोल ये जो वक्रता है उसका जो केंद्र होगा इसी तरफ होगा, यहीं पर इसकी फोकस दूरी होगी। और हमें पता है कि बाईं तरफ अगर वस्तु हो तो दाईं तरफ मापी जाने वाली सभी दूरियां कैसी होती है, धनात्मक होती है। और दूरियां कहाँ से मापना शुरू की जाती है, ध्रुव से शुरू की जाती है। तो दर्शाया फोकस कैसा होगा, प्लस होगा। किसके लिए होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण के लिए। कौन से दर्पण के लिए होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये पॉइंट्स बेटा सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। जब हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल है, सारे के सारे आभासी प्रतिबिंब हमें किस में प्राप्त होते हैं, उत्तल दर्पण में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में सिर्फ एक केस होता है। ठीक है, जब वस्तु पी और एफ के बीच में होती तब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अन्यथा वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए हमारा आंसर क्या होगा, जब आभासी प्रतिबिंब, हमेशा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा वो उत्तल दर्पण के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, देखिए ध्यान समझना, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। ठीक है, आभासी है यानी कि सीधा बन रहा होगा, पीछे की तरफ बन रहा होगा, सीधा है, बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, बड़ा पाया जा रहा है तो वापस से रिवाइज क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं, पी और एफ के मध्य होना चाहिए। वस्तु कहाँ होनी चाहिए, पी और एफ के मध्य। उसी स्थिति में आभासी सीधा और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी व एफ के मध्य। क्या हो जाएगा, पी व एफ के मध्य। क्या होना चाहिए, मध्य, तंबूरा नहीं, वस्तु होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए, वस्तु, और वस्तु को ही क्या बोला जाता है, बिंब बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोलीय दर्पण का आकार व उससे प्राप्त प्रतिबिंब के दो गुण बताइए यदि इसका आवर्धन m = +6 हो। देखिए दोस्तों, m = +6 किसके लिए, गोलीय दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, m = क्या होना चाहिए, +6, यानी ये हमें आवर्धन का मान दिया है। तो आवर्धन, देखिए ध्यान समझना इस वैल्यू को, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको वैसे ही मिल रहे हैं। पहली चीज़ प्लस है आवर्धन का मान, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वह कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी और सीधा है। आभासी और कैसा है, सीधा। और ये तो प्लस का मतलब हो गया। अब 6 से क्या मतलब है, तो m का मान 6 हो, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना है। यानी कहने का मतलब अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर होती तो प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर होता, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना है। प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना है, 6 गुना है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, यदि वस्तु 1 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही बोल सकते हो, अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा। अगर आप वस्तु को 1 मीटर मान रहे हो तो प्रतिबिंब कितने मीटर होगा, 6 मीटर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। कोई भी एक एग्जाम्पल साथ में दे दो उसको, ताकि उसको क्या ईजिली उस एग्जामिनर के दिमाग में सेट हो जाए, समझ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो क्या है कि बहुत बार लैंग्वेज को सामने वाला समझे या ना समझे, हमें समझ में आता है वेल एंड गुड, बट सामने वाले को भी समझाना जरूरी है। एग्जामिनर हमारी कॉपी को चेक करता है, लैंग्वेज को पढ़ता है। ठीक है, और लैंग्वेज देखिए दोस्तों, हम 200% देखो, जिसने प्रयास किया है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख देगा। ठीक है, बहुत बार हम हमारी लैंग्वेज भी लिखते हैं। तो हमारी लैंग्वेज को समझाने के लिए सामने वाले को एक एग्जाम्पल ज़रूर दें, एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, ताकि उसको वो पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, डायग्राम्स का जितना अधिक इस्तेमाल कर सकते हो उतना करो। हाँ, ये ज़रूर है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको काम 1 मार्क्स जितना ही करना है। ऐसा नहीं कि बोले 1 मार्क्स से आप पूरा पेज भरिया है, 2-3 पन्ने भरिया है, फिर बाकी क्वेश्चंस क्या करोगे।
और ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो सामने वाला आपसे खुश होकर ले बेटा मांग, तू मुझसे क्या मांगता है, 10 नंबर पकड़। नहीं होता भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे दोस्तों। इसलिए नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, जिसमें हम प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे, यानी रिफ्रैक्शन को समझेंगे, और रिफ्रैक्शन के नियम पढ़ेंगे हम, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नियम है स्नेल का नियम। ठीक है, फिर उससे संबंधित किरण चित्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, उनकी चिन्ह परिपाटी, उनके नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आवर्धन, अपवर्तनांक और संबंधित न्यूमेरिकल, सबको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दैट्स वाई वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और कोई भी आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें आप, ताकि उसका समाधान किया जा सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हमारे को कोई यूट्यूब पर सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं चाहिए सब्सक्राइबर। दोस्तों आप वीडियो को देख लो, आप कुछ समझ लो, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों हमारे को यूट्यूब से कमाने की। इसके अलावा भी दोस्तों हम कम से कम, मेरे 2 कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं, स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, अपना गुजारा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये केवल और केवल मात्र आप बच्चों के लिए एक शिक्षा स्वरूप में वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इवन दैट अगर यूट्यूब से मुझे कुछ कमाई होती है तो दोस्तों इस यूट्यूब की कमाई को मैं अनाथ बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करूँगा दोस्तों। मुझे इससे कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि मेरा सपोर्ट नहीं, ताकि जो ऐसे परिवार जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उनको हम कुछ सहयोग कर सकें। थैंक यू दोस्तों।